तो फिर कल क्लास होगी? कल नहीं करनी क्लास? केमिस्ट्री के बाद फिर करें? हाँ तो फिर नहीं नहीं, वही जो चीज़ सही है वही करें। हमें क्या ये तो क्या हमें यही पढ़ना है? हैं? केमिस्ट्री पेपर वाले दिन तुम तो 28 में है फिर, हैं? तो फिर अगली क्लास होगी 28 से। 28 में कौन क्या है? हाँ तो सैटरडे में होएगी, फिर वापस फिर मंडे से होएगी। चलिए अब इसमें आगे चलते हैं। अब नोट करके कुछ पॉइंट्स लिखने हैं इसमें। लिखिए, अगर जो हमारा ये है मॉलिक्यूल है, इसमें जो एल्काइल चेन जुड़ी हुई है ये अगर लंबी हो, अगर लंबी एल्काइल चेन वाला आप ये मॉलिक्यूल चूज करते हैं तो जो सीएमसी रिक्वायरमेंट है, मतलब क्रिटिकल मिसाइल कंसंट्रेशन की रिक्वायरमेंट, वो लोअर होगी या हाइयर होगी? मान लो पहले 10⁻³ मोल पर लीटर पे सीएमसी बन जा रहा था जब कार्बन चेन 15 कार्बन की थी। अगर अब कार्बन चेन कर दो आप 20 कार्बन की, तो सीएमसी 10⁻³ मोल पर लीटर से ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी या कम पे हो जाएगा? बताइए, लोग बताइए, एक्सप्लेन करिए दोनों चीजों को। कम है तो कम क्यों, ज्यादा है तो ज्यादा क्यों? हाँ मतलब एल्काइल चेन बड़ी हो जाएगी। हाँ ठीक है। तुम सर क्योंकि वो लाइक डिसॉल्व लाइक वाला सिस्टम है ना उसमें, तो जब अगर वो बड़े होंगे तो ज्यादा चांसेस रहेगा कि वो पहले ही आपस में डिसॉल्व होकर मिसाइल बना लें। हाँ यही आएगा। अगर आप एल्काइल चेन की लेंथ बढ़ाते हो तो चेन वाला पार्ट बड़ा होने की वजह से, क्योंकि चेन आपस में एक दूसरे में डिसॉल्व होती हैं, उसी की वजह से मिसाइल फॉर्मेशन होता है। तो अगर आपने चेन लंबी कर दी तो मिसाइल फॉर्मेशन आसान हो जाएगा। आप इसका उल्टा सोचिए, अगर आप चेन लेंथ बहुत छोटी कर दो 2-3 कार्बन की, तो मिसाइल बनने का ही नहीं, मुश्किल हो जाएगा बनाना। हाँ तो लिखिए, पहला पॉइंट लिखिए, इफ द लेंथ ऑफ द एल्काइल चेन इंक्रीजेज, इफ द लेंथ ऑफ द एल्काइल चेन इंक्रीजेज, if the length of alkyl chain increases, the required CMC है ना, the required CMC decreases। full stop। नेक्स्ट टाइम में लिखिए एक्सप्लेनेशन। If the alkyl chain is longer, comma, more easily they can solvate into each, they can dissolve more easily, they can dissolve into each other, and easier will be the formation of micelle। easier will be the formation of micelle। so micelle formation will takes place, micelle formation can take place at lower concentration। ठीक है, एट लोअर कंसंट्रेशन, कम कंसंट्रेशन पे भी आपका मिसाइल का फॉर्मेशन फिजिबल हो जाएगा। चलिए अब दूसरा, अगर एल्काइल चेन की लेंथ आप बढ़ाते हो तो क्राफ्ट टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी कम? सर मुझे तो क्राफ्ट टेम्परेचर का लॉजिक थोड़ा समझ नहीं आया, तो दोबारा से फिर समझिए इसको। मान लो 100 केल्विन जो टेम्परेचर है वो कम है ज़्यादा है? रूम का टेम्परेचर क्या है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे? 273, 27 डिग्री पे 300 केल्विन है। 300 केल्विन एक नॉर्मल टेम्परेचर है। अगर मैं टेम्परेचर करता हूँ 100 केल्विन तो उसे कम मानोगे ज़्यादा मानोगे? काफ़ी कम टेम्परेचर है। अगर 100 केल्विन आपका 100 केल्विन का टेम्परेचर है, उस लिक्विड के अंदर आप साबुन घोलने लगो, तो क्या आप इतनी सोप उसमें घोल पाओगे कि मिसाइल का फॉर्मेशन हैपन हो पाए?
आपने 1 लीटर पानी लिया, उसमें आपने सौंफ घोलनी शुरू करी और आप देख रहे हो कि मिसाइल बन ही नहीं रहा। कितना ही आप घोलो, 1 लिमिट वो तो घोल तो पाओगे ही नहीं ना, तो आप मिसाइल का फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं हो पा रहा। तो आप क्या करोगे कि भाई ये क्यों नहीं बन पा रहा मिसाइल, क्योंकि इसमें घुल नहीं पा रहा उतना। तो अच्छा कैसे घोलें इसे ज़्यादा, कि भाई थोड़ा सा इसका सॉल्यूशन लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाओ तो ज़्यादा घुल पाए तब बन जाए। तो आप उसे बढ़ा के 200 केल्विन कर देते हो। आप देख रहे हो कि अभी भी ये घुल नहीं पा रहा। आप उसे बढ़ा के 300 केल्विन कर देते हो, 27 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर आप उसे घोलते हो, तब आप देखते हो कि हाँ इस टेम्परेचर पे ये इतनी कम अमाउंट में घुल पाता है कि मिसाइल का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाए। तो क्राफ्ट टेम्परेचर एक मिनिमम टेम्परेचर है जिस पर आप मिसाइल बना सकते हो, समझे? ठीक, अभी इतनी कंसंट्रेशन में वो डिसॉल्व हो जाएगा। हाँ, कि अगर भाई कम सॉल्यूशन का टेम्परेचर कम से कम अगर इतना हो तभी मिसाइल का फॉर्मेशन पॉसिबल हो पाता है। इससे कम पे मिसाइल बन ही नहीं पाते, क्योंकि इससे कम टेम्परेचर पे वो उतना घुल ही नहीं पाते कि मिसाइल कभी बन पाए। ठीक है सर, फिर तो लेकिन हायर टेम्परेचर पे भी तो दिक्कत आनी चाहिए एक बार। हाइयर टेम्परेचर, जो टेम्परेचर होना चाहिए फिर हाइयर टेम्परेचर पर क्यों, मतलब तुम हाइयर टेम्परेचर के कॉन्सेप्ट क्यों लाना चाह रहे हो इसमें? नहीं, अगर वो तो मिनिमम चाहिए, लेकिन हाँ, हाइयर टेम्परेचर पे बढ़ाओगे तो भी दिक्कत हो जाएगी कि फिर कंसंट्रेशन कम होगा। क्राफ्ट टेम्परेचर के मिनिमम टेम्परेचर का एक डेफिनेशन दी गई है। हाइयर टेम्परेचर के लिए कुछ और नाम देके उसे डिफाइन कर लो कि भाई ये फलाना टेम्परेचर के इस टेम्परेचर के बाद मिसाइल नहीं बन पाता क्योंकि सॉल्यूशन में ज़्यादा एनर्जी हो जाती है। उसे कुछ और नाम देके डिफाइन कर लो। ठीक है, क्राफ्ट टेम्परेचर तो हमने लिख लिया था ना कि above which a particular temperature, above which मतलब मिनिमम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है ये। या एक बार और लिख लो, मिनिमम टेम्परेचर है, मिनिमम वर्ड नहीं है उसमें, है ना, उसमें मिनिमम वर्ड नहीं लिखा हुआ, तो एक बार और लिख लो। above a particular है, मिनिमम वर्ड नहीं आया उसमें, है ना, तो लिख लीजिए क्राफ्ट टेम्परेचर इज डिफाइंड एज द मिनिमम टेम्परेचर, craft temperature is defined as the minimum temperature above which the missile formation can takes place, above which the missile formation can takes place थोड़ी सी रूम में वो हो रही है ये पता है ऐसी स्मेल से इसमें क्यों हो जाती है? इधर तो सीलन की वजह से फंगस लग रही है। फंगस फिर वो क्या होती है, वो टॉक्सिन रिलीज करती है, उससे थोड़ी सी होती है। वो चलाओ थोड़ी देर के लिए, ये वाला 5 मिनट बाद बंद कर देना। ये हो रही ना हल्की हल्की सी इधर की साइड में हो रही है, ये उसकी वजह से ही होती है। ना अब नेक्स्ट लिखिए, इफ द लेंथ ऑफ द अगर बढ़ा दिया जाए तो क्या पड़ेगा? चेन बढ़ेगी। हाँ, अगर हम एल्काइल चेन की लेंथ बढ़ा दें, है ना, इफ द लेंथ ऑफ द एल्काइल चेन इंक्रीज तो क्या होगा? एल्काइल चेन बढ़ा दें तो क्राफ्ट टेम्परेचर ज़्यादा क्राफ्ट टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होएगी या कम की? मतलब जहाँ पहले 300 केल्विन पे हम मिसाइल फॉर्मेशन कर पा रहे थे, अब 300 से ज़्यादा पे कर पाएंगे या 300 से कम पे? ज़्यादा चाहिए, क्यों? क्योंकि अब और ज़्यादा हो गया ना उसका, वो हाइड्रोफोबिक पार्ट और बढ़ गया। तो ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए वो नहीं घोलने के लिए। हाँ, उतना जितना घोलना हमें चाहिए वो कम घुलेगा, उस पर कम घुलेगा तो ज़्यादा घोलने के लिए फिर वो टेम्परेचर फिर ज़्यादा चाहिएगा, है ना, समझे? आपने एल्काइल चेन की लेंथ बढ़ाई तो वो का घुलना कम हो गया। अब जितना वो घुल पा रहा है उस पर मिसाइल नहीं बन पा रहा, तो आपको CMC को लाने के लिए उसको टेम्परेचर थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर वो CMC के बराबर घुल पाएगा और मिसाइल बन पाएगा। लिखिए, इफ द लेंथ ऑफ द एल्काइल चेन इंक्रीजेस, मतलब चीज भी देखें हम कि उसका CMC भी तो बढ़ गया, तो फिर भी मतलब ये अगर लिखा है तो ये होगा कि CMC बढ़ भी गया, फिर भी इतना नहीं हुआ कि बढ़ाना पड़ ही गया टेम्परेचर। हाँ, मतलब CMC घटा लेकिन फिर भी CMC ज़्यादा घटा होगा, मतलब जो सोलिबिलिटी एक तरीके से ज़्यादा घटी होगी पानी टेम्परेचर उससे, मतलब चैन बढ़ने से सोलिबिलिटी की वैल्यू ज़्यादा घटी होगी। CMC तो वो है कि कितनी कम कंसंट्रेशन पे हो जाता है,
और मतलब ये दोनों कॉन्सेप्ट आपस में कई बार मिक्स हो जाते हैं, लेकिन क्लियर कट ये अलग अलग हैं। सर ये फिक्स नहीं कि मतलब कि सीएमसी तो वो मिनिमम कंसंट्रेशन है जिस पर वो बन जाए, और उस मिनिमम को घोलने के लिए टेम्परेचर चाहिए, वो टेम्परेचर ये है ना। तो उस टाइम यानी ये कह सकते हैं ना कि क्राफ्ट का टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिस पे उस पर्टिकुलर हाइड्रोकार्बन को हम उतनी कंसंट्रेशन हम अचीव कर पाएं। कंसंट्रेशन अचीव कर सकते हाँ, हैं। क्राफ्ट टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिस पे उस सीएमसी को लाया जा सकता है। हाँ, तो सर अगर हमने चेंज बढ़ा दी तो सीएमसी भी तो बढ़ गई। क्या? सीएमसी भी तो बढ़ गई। चलिए रुकिए, पहले सीएमसी थी, मान लो मोटे शब्दों में बात करते 1 मोलर थी, कि जब 15 कार्बन की चैन थी तो सीएमसी की वैल्यू थी 1 मोलर। 1 मोल पे मिसाइल बन जाता और टेम्परेचर था 300 केल्विन। अब आपने कार्बन की चैन कर दी 15 से 20, तो अब 1 मोलर की बजाय 0.9 मोलर पे वो बन सकता है, अगर टेम्परेचर 300 ही रहे। अगर टेम्परेचर 300 ही आपका रहे तो 0.9 पे भी वो आपका काम हो जाएगा कि 300 केल्विन टेम्परेचर। तो पहले टेम्परेचर को फिक्स करो, 300 केल्विन था, आप डाल रहे हो 1, 0.1 डाला, 0.2, 0.3, 0.9 हुआ, मिसाइल बन गया। ठीक, ये क्लियर हो गया। अब अगर आपने यहाँ पर जो है कार्बन की चैन बढ़ाई, कार्बन की चैन की लेंथ बढ़ाई, तो उस 300 पे, हाँ 300 पे आप मान लो उतना डिजोल्व ही नहीं कर पा रहे, ये कुछ इस तरीके से होता होगा कि क्रिटिकल आपका क्राफ्ट तो टेम्परेचर रहता होगा और उस टेम्परेचर पे ये एक तरीके से सीएमसी उतनी आ पाती होगी। मतलब कि 300 केल्विन पर 1 एग्जैक्ट ही आ पा रही होगी उस पर, 1 से ज्यादा घुल ही नहीं पा रहा होगा, ये दोनों पॉइंट एक साथ ही मीट होते होंगे। तो सर वही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर फिर सीएमसी वो बढ़ाना तो टेम्परेचर बढ़ाना भी पड़ा। बात तो सही है ये, मैं सोच के बताता हूँ इसे, है ना। अभी खड़े खड़े तो जवाब नहीं आ पाएगा, है ना। देखिए, इफ द लेंथ ऑफ द एल्काइल चेन इंक्रीजेस, एल्काइल चेन इंक्रीजेस, दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, है ना, कॉमा, रिक्वायरमेंट ऑफ क्राफ्ट टेम्परेचर इंक्रीजेस, requirement of craft temperature increases। ठीक है, explanation you can think that if you increase the hydrocarbon chain length, then the temperature required to dissolve that amount of surfactant, surfactant वही उसी मोलिक्यूल को surfactant बोला जा रहा, that amount of surfactant required will be higher, comma, because increasing length decrease the solubility। अगर ऐसा हो कि टेम्परेचर, मतलब कि अगर कार्बन की चैन लेंथ बढ़ने से सोल्युबिलिटी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से घट गई, तो फिर ये सही बैठेगी ना। मान लो पहले था 1 मोलर 300 केल्विन ये था, अब आपने कार्बन की चैन 15 से 20 करी तो सोल्युबिलिटी 0.5 से ज़्यादा ही नहीं आ पा रही 300 केल्विन पर सोल्युबिलिटी, और वो उसका सीएमसी उस टेम्परेचर, वो उसका सीएमसी की वैल्यू नहीं है, सीएमसी उसका है 0.8।
और 0.5 से घुल नहीं पा रही, तो 0.5 से ऊपर 0.8 तक ले जाने के लिए आपको क्राफ्ट टेम्प उसको तो बढ़ाना पड़ेगा, मतलब वो और 300 से फिर 350 पे फिर वो 0.8 हो पाया, नेट इतना ही तो दोनों वैल्यू सेटिस्फाई हो गई ना, दोनों वैल्यू अब हो गई ना। ये आपकी वैल्यू है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि इस तरीके का अगर कुछ हो रहा है तो दोनों चीज़ें सेटिस्फाई हो गई ना। हाँ, तो 0.5 आ रहा होगा कि टेम्परेचर हमारा अगर 15 से 20 करा तो अब जो है उस टेम्परेचर पे 0.5 मोल ही घुल पा रहा है, और 0.5 पे वो 0.8 की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही, तो अब टेम्परेचर आपको बढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर वो 0.8 घुल पाएगा। तो टेम्परेचर भी बढ़ाना पड़ा और CMC की वैल्यू भी घटी थी, लेकिन फिर भी टेम्परेचर बढ़ाना पड़ा, तो ऐसा कुछ होता होगा, है ना। चलिए, यहाँ पर उसने कुछ पिक्चर डायग्राम दिया हुआ है, वो कहता है कि कुछ ये इस तरीके से फॉर्मेशन होता है ना। मैं बना कर दिखाता हूँ। इनिशियली ये आपका ये कंटेनर, इसमें ये आपका ये लिक्विड है, ये आपका लिक्विड वाला पार्ट है और ये आपका एयर है ना। हम धीरे धीरे उसमें डिसॉल्व करना शुरू करेंगे तो क्या क्या आपको ये दिखता है ना। ये लिक्विड है, ये आपका ऊपर एयर है, तो और बनाने मेरे को। तो देखिए, ये आपका वो मॉलिक्यूल है ना, ये आपका मॉलिक्यूल है, ये आपका नॉन पोलर पार्ट है ना। लिक्विड मतलब ये वाटर ही मानो, यहाँ पे ये लिक्विड नहीं वाटर ही मानेंगे। ये आपका नॉन पोलर पार्ट है और ये आपका पोलर पार्ट है। इनिशियली यहाँ पर आपका कुछ नहीं है, खाली उसने बनाया है। अब आपने इसमें थोड़ा सा ये सर्फेक्टेंट मतलब ये सोप डाली, तो जो भी सोप रहेगी वो मेनली इस तरीके से, अगर कम कंसंट्रेशन है तो वो ऐसे है। ये प्रेजेंटेशन उसने दिखाया कि ये आपकी ऐसे रहती है, ये आपकी ऐसे रहती है, मेनली आपकी ऐसे है ना, और कुछ आपके ऐसे दिखेंगे, ठीक है। ऊपर आपकी ठीक ठाक जगह है जो आपकी खाली पड़ी है, ठीक है। सरफेस पे जो भी सरफेस अवेलेबल है उस पर ठीक ठाक स्पेस है आपका जो खाली पड़ा है, ठीक। अब आप उसमें और ज़्यादा घोलते जा रहे हो तो ये ऊपर वाला जो सरफेस है वो पूरी तरीके से आपका ये जो है पूरी तरीके से अवेलेबल जो भी यहाँ पे हिस्सा है वो पूरा आपका भर जाएगा, है ना। जो भी पूरी तरीके से आपका अवेलेबल है ये आपका ये फिल हो जाएगा, और अंदर भी जो कंसंट्रेशन है वो आपकी बढ़ जाएगी, है ना। ठीक है, तो अब जो भी नया घुलेगा वो ऊपर तो जा नहीं सकता, अंदर ही अंदर आना पड़ेगा उसको। अब इतनी कंसंट्रेशन अब हो जाएगी इसके बाद कि यहाँ पर मिसेल का फॉर्मेशन अब आपका होने लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये है आपके ये, यहाँ पर देखिए आपके ठीक है। अब ये आपके हैं कि इसका जो है मिसेल फिर ये बनाना ही पड़ रहा है ना। जैसे जब बारिश होती है तो जो भी जैसे सड़क पे गाय पाए कुत्ते होते हैं सब एक जगह इकट्ठे हो जाए, वैसे तो लड़ते रहेंगे, वैसे तो कहाँ करते रहेंगे, जब बारिश हो सब आफत पड़ गई कि चलो हीप दुबक जाए, ऐसे नहीं देखा एक जगह दुबके से मिलेंगे। तो फिर ये जब ज़्यादा ही वो परेशानी हो जाती है कि यार कहाँ जाएं, तो कि भैया अपने आप में फिर ये डिसॉल्व होने लगते हैं और ये बनाने लगते हैं। तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद फिर मिसेल फॉर्मेशन आपका ये होने लगता है, इस तरीके से ये चलता है, ठीक है। बनाइए इसको। इसमें मेनली क्या होगा, ये आपका इस तरीके से ये एक तो ये वाला पार्ट है, इसको अगर मैं देखूं तो इसे ऐसे बना के दिखा सकते हैं आसानी से रिप्रेजेंटेशन के लिए। एक तो ये वाला पार्ट है यहाँ पर, ये वाला पार्ट CO माइनस, इसको ऐसे, जिस पर कैसा चार्ज है, माइनस का चार्ज है, और इसके बराबर में आपका ये आपका Na प्लस है, ठीक है। तो ये सारे के सारे ऐसे राउंड शेप में, मतलब ये स्पेरिकल होता है, ये 2 डायमेंशन नहीं है, 3 डायमेंशनल चीज़ है ये, है ना। ये आपकी
3 डायमेंशनल चीज है, फुटबॉल की तरह ही है। टू डायमेंशन में हम इसको बना पा रहे हैं, 3 डायमेंशन में ऐसे ही होता है। बनाइए साथ में, इसमें कुछ है तो नहीं। साथ में आपके ये Na+, ठीक है। इस तरीके से आपका ये होता है। इसमें कुछ समझाना है? ये नॉन पोलर पार्ट है, नॉन पोलर पार्ट के साथ अटैच हो गया है। ये पोलर पार्ट है, पोलर पार्ट आपका इस तरीके से, और ये पूरा सिस्टम फिर जो है पानी के अंदर इस तरीके से फॉर्म में डिजोल्व है ये। चलिए, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। तो हेडिंग डालिए CLEAN, क्लींजिंग। एक्शन ऑफ सोप। साबुन क्या करती है? हमारे जो कपड़े गंदे होते हैं, ये बंद कर देना फैन। हमारे जो कपड़े गंदे हो जाते हैं वो किस किस तरीके की गंदगी से होते हैं? जो इनऑर्गेनिक टाइप की होती है या वो ऑर्गेनिक टाइप की होती है? मोस्टली तो हाँ, मान लो जैसे कहीं पे दीवार है, दीवार से ऐसा रगड़ लग जाए तो ये पेंट हो सकता है इनऑर्गेनिक नेचर का हो, पोलर हो। और जैसे कई बार जो शर्ट के कॉलर होते हैं, तो हम बालों में जो तेल लगाते हैं उससे वो शर्ट के कॉलर काले हुए हो जाते हैं, है ना। वहीं अगर कुछ साइकिल की चैन वैन पे हमने हाथ लग गया, फिर वो कपड़े पे लग गया, वो सब ग्रीस है, पोलर है वो, है ना। तो कपड़े जो गंदे होते हैं उसमें 2 टाइप के वे होते हैं। एक तो आयनिक टाइप का चीज़ सब्सटेंस हो सकता है, एक आपका नॉन आयनिक टाइप का, है ना, ऑर्गेनिक टाइप का। तो अगर आयनिक टाइप का है तो पानी तो पोलर है ही है। अगर उस पर आयनिक टाइप की गंदगी है, आपने कपड़े को पानी में डाला जस्ट, तो वो सारी गंदगी तो वहीं दूर हो जाएगी, है ना। लेकिन जो ऑयल वाली गंदगी हुई, ऑयल मतलब एक तरीके से ऑर्गेनिक वाला जो पार्ट हुआ, उसका पानी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, है ना। उसका पानी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जैसे आप देखिए, आप अगर साइकिल की चैन वैन में आपके हाथ गंदे हो गए हैं, ऑयल है वो बेसिकली लुब्रिकेटिंग ऑयल, और आप सिंपल हाथ को पानी में ऐसे धुल लोगे तो हटता कहाँ? नहीं हटता। लेकिन अगर आप साबुन लगा लो, सोप लगा लो, तो तुरंत हट जाता है, या पेट्रोल लगा लो तो हट जाता है। मतलब वो जो ग्रीस है वो एक तरीके का हाइड्रोकार्बन टाइप का चीज़ है, नॉन पोलर टाइप की चीज़ है। तो उसको हटाने के लिए आपको नॉन पोलर टाइप की चीज़ चाहिए, है ना। तो अब साबुन कैसे इसमें काम करता है ना। साबुन बड़ी ही समझदारी से बनाया गया है, क्योंकि कपड़े आप पेट्रोल में तो धोगे नहीं। आपको पता है कि कॉलर पर लगा हुआ वो जो दाग वो है, कॉलर पर लगा हुआ जो वो ऑयल है वो पेट्रोल से हट जाएगा। लेकिन पेट्रोल से कौन धो लेगा भाई कपड़े? एक तो इतना पैसा नहीं कि आप पेट्रोल से कपड़े धो, पैसा हो भी, पेट्रोल से कपड़े धोने के बाद पेट्रोल की स्मेल नहीं आएगी कपड़े में, है ना। तो साबुन में ऐसा चाहिए कि जो जिसमें ऐसा पार्ट भी है जिसमें हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट भी है और वो पानी में डिजोल्व भी हो जाए। तो ऐसा स्मार्ट हमें से चीज़ यहाँ पर चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, ये आपका मान लीजिए कपड़े का फैब्रिक है, और इस पर ये आपका ये ऑयली मैटर लग गया है ना, ऑयली
मैटर अब उस पर आपका लग गया है, ठीक। ये कपड़े पे ऑयली मैटर है जो कि जिससे कपड़ा गंदा हो रहा है। सोप अब यहाँ पे क्या करती है, सोप अब यहाँ पे क्या करती है, जो सोप है वो अपना टेल वाला पार्ट, टेल वाले पार्ट से इसको अपने साथ, कि तू यहाँ का क्या क्या कर रहा है कपड़े के साथ, हमारे साथ मजे ले तू, है ना। तो वो जाती है और उस ऑयल वाले पार्ट को खुद के साथ अटैच करा लेती है। जब खुद के साथ अटैच करा लेती है तो ये जो ऑयल वाला पार्ट था ये निकल जाता है और ये साबुन इसे अपने के साथ घोल के पानी में अलग निकाल लेती है। इससे पानी जो है वो मटमैला सा इस टाइप से हो जाता है। यहाँ पे आपका ये क्या हो गया है, क्लीन क्लोथ हो गया। इस तरीके से साबुन अपना काम करती है, ठीक है। बनाइए ये तो ज़्यादा नहीं है, तो क्वेश्चन बनने लायक इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आपको पता होना चाहिए। तो सर वो मिसेज काम करती है इस काम में, मिसेज तो नहीं करती होगी ये काम तो वो फ्री वाले करेंगे जो फ्री कर रहे हैं या सब। हाँ, मतलब फ्री वाले मेनली करेंगे, क्योंकि अगर मिसाइल बना के वे खुद में ही खुश हैं तो फिर वे वहाँ पर कपड़े गंदगी हटाने क्यों जाएंगे। और आपको जो है साबुन आप पानी में, ढेर सारे पानी में आप कम सोप डाल दो, वो भी तो काम करता है। ऐसी कोई रिक्वायरमेंट थोड़ी नहीं होती कि नहीं तूने 4 चम्मच भर के नहीं डाला इसलिए कपड़े साफ नहीं हुए, क्योंकि मिसाइल तो बना ही नहीं था। अच्छा मिसाइल नहीं बना इसलिए तो कपड़े साफ नहीं हुए, कल मिसाइल बनाऊंगे तब कपड़े साफ होंगे। ऐसा तो कभी होता है? 1 चम्मच डाल दोगे तब भी कपड़े साफ हो जाएंगे, 2 बनाओगे तब भी कपड़े साफ हो जाएंगे, है ना। ठीक है, चलिए। लेकिन जैसे कई बार वॉशिंग मशीन में कपड़े आपके धुल गए हैं तो वो जितना भी डिटर्जेंट है वो सब जो है उसी गंदगी के, जैसे मान लो यहाँ पे 5-7 ऐसे मॉलिक्यूल और होते तो वे भी इसी को घोलने पे अपने आप मिसाइल फॉर्मेशन बना लेते। मतलब अब ये जो चीज़ है ना ये अपने आप मिसाइल वहाँ पे बना लेगी। अगर कम भी सर्फ डाला हुआ था तो ये तो आपने दे दिया ना इतना बड़ा पार्ट। अब ये जो इतना बड़ा पार्ट आपने दे दिया है ये गंदगी का, ये इसमें घुस के भी अपने आप मिसाइल बना लेंगे एक तरीके से, आप ये मान लीजिए, है ना। ये तो आपने मौका दे दिया ना उसे। जो काम वे अपनी ज़्यादा कंसंट्रेशन करने पर करते थे अब वो काम यही ऑयली मैटर कर देगा उनके लिए। ठीक है, तो मतलब अगर आपने सर्फ वॉशिंग मशीन में एक बार सर्फ डाला उसमें कपड़े धो लिए और वो पानी काला वाटर ऐसा हो गया तो कई बार क्या करते हैं उसमें से कपड़े निकाल लिए, अभी तो 2 कपड़े और धो जाएंगे, उसी में डाल देते हैं। मगर ये जो भी सर्फ था ये लगभग इसका काम अब खत्म हो चुका है, इसने एक बार अपनी जान दे चुका है। अब इसमें तुम कपड़े डालो तो तुम्हें लगेगा कि साफ हुए हैं, कि वे कपड़े सिंपल पानी में डालते तब भी उतने साफ हो जाते। तो ये पानी कुछ कर नहीं पाएगा। कई बार लोग नहीं होते, चाय बन गई, चाय की पत्ती है, अरे इसमें 1 कप और बन जाएगी। चाय की पत्ती अपना काम कर चुकी है, अब उसमें वो दूसरी चाय नहीं बनेगी, बस उसमें रंग सा आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलें। मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स, हेडिंग डालिए, मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स। मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स। कोलॉइड्स, ये कौन से कोलॉइड के लिए मेथड बोल रहा है हमें? हाँ, कौन से कोलॉइड, लाइयोफिलिक या लाइयोफोबिक के लिए? सर लाइयोफोबिक के लिए। हाँ, क्योंकि लाइयोफिलिक तो अपने आप ही बन जाते हैं। पानी लिया, जैसे पानी में नमक का सॉल्यूशन बन जाता है तो लाइयोफिलिक तो ऐसे ही हैं, पानी लिया आपने उसमें डाला, चम्मच घुमाई, बन गया। ये सारे जो भी मेथड हैं ये आपके लाइयोफोबिक के लिए हैं। ठीक है, पहला मेथड लिखिए, केमिकल मेथड्स। पहला मेथड आपका है केमिकल मेथड्स। केमिकल मेथड्स, केमिकल मेथड्स, है ना। देखिए, आप अलग से कोलोइडल पार्टिकल के साइज की सब्सटेंस बनाएं और उन्हें पानी में या किसी सॉल्यूशन में घोलने की कोशिश करें। इसकी बजाय आप वो जो कोलोइडल पार्टिकल के साइज टाइप की चीज़ें हैं वो किसी रिएक्शन के थ्रू ही उसमें बना दें एक तरीके से। एक तो ये है कि पानी है, आपके पास अलग कटोरी में वो सब्सटेंस है, आपने वो डाला और आप चम्मच घुमाने की कोशिश कर रहे हो, नहीं बन पा रहा। अगर आप उस सब्सटेंस को किसी केमिकल रिएक्शन के थ्रू पानी में ही पैदा कर दो
तो फिर तो उसे आना पड़ेगा ना, है ना। जब तक वो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन ना हो तो ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी तो प्रेसिपिटेशन आ जाएगी, लेकिन उससे कम पे तो उसे रहना ही पड़ेगा ना। तो ये है वही केमिकल मेथड। तो लिखिए कोलोइडल डिस्पर्शन कैन बी प्रिपेयर्ड, कोलोइडल लिखिए केवल, कोलोइडल कैन बी प्रिपेयर्ड, कैन बी प्रिपेयर्ड बाय केमिकल रिएक्शंस, बाय केमिकल रिएक्शंस leading to formation of molecules, leading to formation of molecules by double डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, डिकम्पोज, अच्छा, बाय डबल डिस्प्लेसमेंट कोमा ऑक्सीडेशन कोमा रिडक्शन और हाइड्रोलिसिस फुल स्टॉप। These molecules can then aggregate leading to formation of sols, ठीक है। लिखिए इसमें रिएक्शन AS2O3, AS आर्सेनिक ऑक्साइड है ना, AS2O3 प्लस 3 टाइम्स ऑफ H2S, तो डबल डिस्प्ले एरो के ऊपर डबल डिस्प्लेसमेंट आपका बन जाएगा AS2S3, ये आर्सेनिक सल्फाइड का सोल है, तो ब्रैकेट में लिख लीजिए सोल, AS2S3 सोल प्लस 3 टाइम्स ऑफ H2O, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए SO2 प्लस H2S, लिखिए इसमें एरो के ऊपर ऑक्सीडेशन, हालांकि है तो ये रिडॉक्स लेकिन लिखा हुआ है इस तरीके से, ये H2S है ना, एरो के ऊपर ऑक्सीडेशन, मतलब H2S वाले का मान लीजिए 3S, सल्फर सोल बन जाता है इससे 3S, ब्रैकेट में लिखिए S के साथ सोल प्लस 2 टाइम्स ऑफ H2O, सल्फर सोल इससे ऐसा बनता है, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए 2 टाइम्स ऑफ AuCl3 प्लस 3 टाइम्स ऑफ HCHO प्लस 3H2O, हाँ फॉर्मल्डिहाइड, HCHO प्लस 3 टाइम्स ऑफ H2O, एरो के ऊपर रिडक्शन, मतलब AuCl3 में Au3 प्लस का रिडक्शन गिव्स 2 टाइम्स ऑफ AU सो ब्रैकेट में लिखिए सोल, AU सोल प्लस 3 टाइम्स ऑफ HCOOH प्लस 6 HCl। नेक्स्ट लिखिए FeCl3 प्लस 3H2O, एरो के ऊपर हाइड्रोलिसिस, FeOH थ्राइस ब्रैकेट में सोल प्लस 3HCl। चलिए नेक्स्ट मेथड पे चलते हैं, इलेक्ट्रिक डिसइंटीग्रेशन और ब्रेडिक आर्क्स मेथड है ना। लेकिन देखिए इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन और इसी का ही नाम है ब्रेडिक, BREDIG, ब्रेडिक्स आर्क मेथड।
तो ये सिंपल सा मेथड है, इसमें देखिए इसमें दो मेटल की बनी हुई, जिस भी मेटल का आपको सोल बनाना है, मेटल की बनी हुई दो इलेक्ट्रोड हम यहाँ पर लेंगे, है ना। इन पे हमने क्या लगाई हुई है, हाई वोल्टेज, और यहाँ पे क्या होगा, स्पार्क होएगा, है ना। उसे टच कराएंगे, थोड़ा सा हल्के दूर रखेंगे, स्पार्क होगा, यहाँ पे स्पार्क होएगा ना, स्पार्क होगा। स्पार्क होने से क्या होगा, स्पार्क होने से उस लोकलाइट बहुत हाई टेम्परेचर स्टेन होगा, थोड़ी थोड़ी मेटल के जो भी वे हैं मॉलिक्यूलर लेवल पे हट हट के उसमें आएगा, है ना, और उससे आपका ये सोल बन जाएगा। अगर आप एयर में भी ये करने लगो, है ना, इलेक्ट्रिक आर्क, मेटल, अगर आप हवा के अंदर मान लो कॉपर के दो वायर लो, कॉपर के दो वायर लो और काफ़ी हाई वोल्टेज लगा रखो, मतलब 10,000 वोल्ट, और ऐसे स्पार्क करो तो उनके बीच में स्पार्क बनेगा, उससे टेम्परेचर बढ़ जाता है। थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि जहाँ पर स्पार्क चला था वहाँ पे मेटल करोड़ हो गई है, काफ़ी हद तक वो करोड़ सी हो गई, कमज़ोर सी हो गई, है ना। तो वो कहाँ गई मेटल, वो मेटल हाई टेम्परेचर से वेपराइज हो गई, इधर उधर ये सब चली गई ना। तो उसी चीज़ को अगर आप पानी के अंदर कर रहे हो तो फिर वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में फिर वो 10-20 एटम एक तरीके से जुड़ जुड़ कर फिर इसमें जाने लगेंगे। वो इतना ज़्यादा टेम्परेचर उतना कर देती है कि वो मेटल वेपराइज हो गई। कितना आर्क बन रही है भाई उसमें, आर्क प्लाज्मा होता है वो। आप दो वायर को ऐसे करते हो और वहाँ चिर ऐसा होती है तो कितना टेम्परेचर होता होगा तुम्हें बताओ। वहाँ पे इतना टेम्परेचर के बीच की एयर आयोनाइज हो जा रही है, तो टेम्परेचर कितना मान रहे हो, 100-200 थोड़ा ना रहता हो, 100-200 डिग्री सेंटीग्रेड पे एयर आयोनाइज हो जाएगी, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो सकता है पहुँच जाता हो। एग्जैक्ट टेम्परेचर तो नहीं बता सकते, अलग अलग आर्क का अलग अलग हो सकता है, लेकिन बहुत ठीक ठाक टेम्परेचर बनता होगा वहाँ पे। हो गया, इसमें लिखिए कोलोइडल सोल्स ऑफ मेटल्स colloidal soles of metals such as gold, silver, platinum। एग्जाम्पल इसमें थ्योरी वो कंटेंट लिख रहे हैं। colloidal soles of metals such as gold, silver, platinum, etc. can be prepared by this method, can be prepared by this method, full stop। In this method electric arc is struck, in this method electric arc is struck between electrodes of the metal, between electrodes of the metal immersed in the dispersion medium, इलेक्ट्रिक आर्क इज struck, इलेक्ट्रिक आर्क पैदा की जाती है उसमें, है ना, स्ट्रक बिटवीन इलेक्ट्रोड्स ऑफ मेटल इमर्स्ड इन द डिस्पर्जन मीडियम, इमर्स्ड इन द डिस्पर्जन मीडियम, इमर्स्ड इन द डिस्पर्जन मीडियम, स्टॉप। द इंटेंस हीट प्रोड्यूस्ड, the intense heat produced vaporizes the metal, the intense heat produced vaporizes the metal, comma, which then condenses to form particles, which then condenses to form particles
ऑफ कोलॉइडल साइज, ऑफ कोलॉइडल साइज, ऑफ कोलॉइडल साइज। थर्ड देखिए पेप्टाइजेशन, पेप्टाइजेशन यहां पर देखिए पेप्टाइजेशन में क्या है कि पहले से एक प्रेसिपिटेट मान लो बन चुका है ना, पहले से क्या बन चुका है, प्रेसिपिटेट बन चुका है। अगर आप उसमें डायरेक्ट ही डिस्पर्जन मीडियम डालेंगे तो वो कुछ बनेगा नहीं, मतलब वहाँ पर वो घुलेगा नहीं वो, ठीक है। हमें उसमें कुछ और इलेक्ट्रोलाइट भी डालना पड़ेगा, है ना। प्रेसिपिटेट बनना है मतलब ये आपस में एक तरीके से चिपक गए हैं, ये आपका प्रेसिपिटेट ऑफ, प्रेसिपिटेट PTA, प्रेसिपिटेट ऑफ FeOH थ्राइस, इसका प्रेसिपिटेट है। अगर आप इसमें डाल देते हैं FeCl3, है ना, ऐड FeCl3 एंड स्टर, तो यहां पर आपका ये बन जाता है, सोल बन जाता है ना। ये पार्टिकल अब आपके लूज होकर अलग अलग कोलॉइडल रेंज में इस तरीके से आपके आ जाएंगे। इन पे क्या होता है देखिए, यहाँ पे होता क्या है कि ये आपका FeOH थ्राइस का पार्टिकल है, इसके ऊपर Fe3+, यहाँ पे FeCl3 से आया हुआ Fe3+, Fe3+ इस पर आके एक तरीके से चिपक जाते हैं Fe3+, बाकी FeCl जो Cl3- है वो आपके अलग हैं। ये आपका ऐसे सराउंड कर लेते हैं, इसी को मैंने रेड से बनाया है ना। जो FeOH थ्राइस का पार्टिकल है, मतलब FeOH थ्राइस का ये एक नहीं है, मतलब आप ये मानिए कि जो ये दिया हुआ है, ये जो बनाया हुआ है ना मैंने, ये इसके अंदर सेवरल FeOH थ्राइस है, क्योंकि एक FeOH थ्राइस का साइज तो 1 नैनोमीटर से छोटा ही आएगा, है ना। इसमें लोट्स ऑफ, मतलब ऐसा कर देता हूँ, इसमें जो है 150 इस तरीके से FeOH थ्राइस ऐसे हैं, और बड़ा जूम करूँ इसे, मतलब इसमें आपका जो है FeOH थ्राइस है, FeOH थ्राइस है, मतलब 20-30 हो सकते हैं, मतलब जितना कोलॉइडल रेंज में आप एग्जैक्ट नहीं बता सकते। FeOH थ्राइस है, ये बहुत सारे पार्टिकल एक साथ हैं, OH थ्राइस है, FeOH थ्राइस है, ये इस तरीके से एक वो पैकेट बना हुआ है बड़ा, है ना। और इसके ऊपर ग्रीन से बनाता हूं मैं इसको, है ना, ये बना हुआ है ये, और इसके ऊपर Fe3+ आके आ जाते हैं, है ना। इसके ऊपर आपके Fe3+, और ये पूरा कोलॉइडल रेंज में है ना, Fe3+, 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 Fe3+। लेकिन प्रेसिपिटेट तो पहले से इतना बड़ा होता है कि दिखता है। हाँ, लेकिन उस प्रेसिपिटेट के अंदर अब यहाँ पर इस तरीके से हुआ कि कुछ कुछ FeOH थ्राइस है, उनके साथ में ऊपर Fe3+ का चार्ज है, तो उसमें रह गया सॉल्यूशन। हाँ, FeOH थ्राइस का वो रहा, तो अब ये एक पार्टिकल दूसरे ऐसे ही पार्टिकल के साथ जुड़ेगा नहीं, रिपेल करेगा तो अब इस फॉर्म में एग्जिस्ट कर जाएगा। तो इस तरीके से ये आपके कोलॉइडल फिर एक तरीके से बन जाते हैं, और ये जो फॉर्म बनी है अभी यहाँ पे आपकी, ये जो है ये आपकी कोलॉइडल साइज है, कोलॉइडल साइज में अब आपका ये एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से जो प्रेसिपिटेट है, उस प्रेसिपिटेट से आप कोलॉइड बना सकते हो। पहले ये लिख लो, ये है ना, पेप्टाइजेशन में बी डिफाइंड एज पेप्टाइजेशन
may be defined as the process, peptidization may be defined as the process of converting a precipitate into colloidal sol Defined as a process of converting a precipitate into colloidal sol by shaking it with dispersion medium in the presence of a small amount of electrolyte. Full stop. The electrolyte used for this purpose is called peptidizing agent. मतलब FeCl3 यहाँ पे peptidizing agent है, is called peptidizing agent. Full stop. This method is applied generally to convert a freshly prepared precipitate into a colloidal sol. Stop. freshly prepared precipitate. Into a colloidal sol. दो तीन लाइन और लिखिए. ड्यूरिंग पेप्टाइजेशन के दौरान जो भी हमने इलेक्ट्रोलाइट वो डाला ना, उसमें से कोई एक आयन या तो कैटायन या एनायन उन सरफेस के ऊपर आ जाता है, जैसा भी मैंने Fe3+ को आया. ड्यूरिंग पेप्टाइजेशन द प्रेसिपिटेट एब्जॉर्ब one of the ions of electrolyte on its surface. Full stop. This causes the development of positive or negative charge on precipitates, which ultimately break up into smaller particles, डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज. जैसे यहाँ पे पॉजिटिव आया, किसी उसमें वो Cl- भी आ सकता था या कोई और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऑन प्रेसिपिटेट्स, विच अल्टीमेटली ब्रेकअप इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स ऑफ द साइज ऑफ colloid. नेक्स्ट मेथड है मैकेनिकल डिस्पर्सन यूजिंग colloid मिल. ये स्पेशल मिल होती हैं, जैसे आटा मिल है, वो कुछ मतलब मिलीमीटर के साइज के पार्टिकल्स बनाती होगी गेहूं के. ऐसी और भी इसी टाइप की मिल्स हैं जो 1 से 1000 नैनोमीटर के साइज के पार्टिकल्स एक तरीके से बना देती है ये मिल ही. वही इसमें दो जो हैं इस तरीके से ये हैं, ये शाफ्ट है, ये एक पार्ट ऐसे घूम रहा है और यहीं पे एक दूसरा है इसके नीचे, ये वाला पार्ट आपका ऐसे घूम रहा है. दिखाने के लिए है, उसमें फीडिंग मेथड कुछ और भी हो सकता है, ऊपर से डला है निकल साइड में से निकले, है ना. तो माइक्रो साइज पार्टिकल, माइक्रो का मतलब बड़े हैं, मिलीमीटर टाइप के. माइक्रो साइज पार्टिकल प्लस डिस्पर्जन मीडियम
यहाँ पे आपका ये सोल बन के निकल रहा है। ठीक है, ये मिल है एक टाइप की जो इतने 1 से 1000 नैनोमीटर टाइप के पार्टिकल्स ऐसा बना देती है। स्पेशल मिल रहती हैं ये जो कोलॉइड बनाने के लिए काम आती हैं। तो इसमें लिखिए, बना लो बनाओ। बना लिया? ये दीवार पार आवाज़ जो पार होती थी, अब हमने मटेरियल वो ढूंढ के लाया हमसे जिसमें से आवाज़ पार नहीं होती। और जो यहाँ लगेगा नहीं, यहाँ नीचे वो फैकल्टी रूम बन रहा है, फिर दीवारों के बीच में भी लगेगा। पैसे अभी पैसे ख़त्म हो गए। हर चीज में हो जा रहा है, वो 3 साल उसमें क्या है, होर्डिंग्स में भी हैं? हाँ तो पैसे ख़त्म हो गए ना, अब सेशन क्लोज हो रहा है, पैसे ख़त्म हो गए सब। फिर दीवारों के बीच में लगेगा, आवाज़ आती थी ना ये पार निकल के। उससे आवाज़ रुक जाती पूरी जब वो लगेगा नीचे बन रहा है वो। उससे अगर सही तरीके से बनाया गया तो अंदर अगर तुम बैठ के चिल्लाओगे भी ना तो आवाज़ बाहर नहीं आने की। मतलब दीवारों से, ईंट की दीवारों से ज़्यादा आवाज़ रोक लेते हैं मटेरियल ये। मिनरल वूल होती है इनमें, मिनरल वूल हैं जहाँ पे अभी हम खड़े हैं उसके जस्ट नीचे। वो जो इधर अंदर की तरफ जा रहा है, हाँ इधर खोपचा सा तो जो, हमारे खेलने की बची है ना। हाँ उधर इसलिए तो खूब इधर साइड में को लिया है। मिनरल वूल होती है वो, जो ये जैसे ये होते स्टोन है, मान लो स्टोन मिनरल से बनाया हुआ ना, स्टोन को पिघलाएंगे। पत्थर अगर आप लो, ट्रेन की ट्रैक पर पड़ा हुआ पत्थर है, उसे आप गर्म करो, पिघल जाएगा, लिक्विड में आ जाएगा ना। फिर उससे धागे खींचे जाते हैं। वो कैसे खींचते वो तो पता नहीं, धागे टाइप से बनाए जाते हैं। उसको फिर ऐसे गुत्थो करके वो जैसे ऊन होती है ऐसे वो बना देते हैं, ऐसा मटेरियल सा बन जाता है। वो जो बीच में लेयर के बीच में है वो वही वाला है वो फिर इतना साउंड एब्जॉर्बिंग है, इधर से गई हुई साउंड वहीं पे ख़त्म हो जाती है। हो गया ये, लिखिए द सॉलिड मतलब वही जिसका सोल बनाना है, along with liquid dispersion medium, the solid along with the liquid dispersion medium is feed into colloidal mill, full stop. The mill consists of two steel plates nearly touching each other and rotating in opposite direction with high speed. Will stop. The solid particles are ground down to colloidal size and are then dispersed, are ground down to colloidal size and are then dispersed in the liquid to give the soul. Full stop. Colloidal graphite ब्रैकेट में लिखिए ए लुब्रिकेंट, colloidal graphite a lubricant, and the printing inks are made by this method.
चलिए नेक्स्ट लिखें, प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। ये बन गए बस। हाँ, चार में यही मेथड है। प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशंस। वो कहता है कि जो हम कोलोइडल सॉल्यूशन बनाते हैं उनमें कोलोइडल पार्टिकल के अलावा भी कई बार अलग अलग, जब मान लो मेथड से बने हैं तो अलग अलग आयन व एक्सेस आयन, अदर आयन भी हो सकते हैं। तो मान लो अगर आप चाहते हो कि उसमें डिस्पर्जन मीडियम और केवल कोलोइडल पार्टिकल ही आपको नजर आए, अदर जो भी आयन्स हैं उसमें जो ट्रू सॉल्यूशन वाला काम कर रहे हैं वो हटाने हैं, तो उसी को बोलते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलोइड। ठीक है, तो लिखिए, इसमें 2 लाइन लिख लीजिए क्या कर रहे हैं इसमें। प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। ठीक है, कोलोइडल सॉल्यूशन व्हेन प्रिपेयर्ड, कोलोइडल सॉल्यूशंस व्हेन prepared, comma, generally contain excessive amount of electrolytes and some other soluble impurities फुल स्टॉप। इसमें आगे एक लाइन और लिखिए, while the presence of traces of electrolytes is essential for the stability of colloidal solution, comma, larger quantities coagulate it of colloidal solution, comma, larger quantities coagulate it, जहाँ पे कि थोड़ी सी क्वांटिटी अगर हो तो वो प्रेसिपिटेट होने से, कोगुलेट होने से बचाती है, ज़्यादा होने पे फिर वही कोगुलेशन का काम कर सकती है ना, इसलिए हम इनको जो है प्यूरिफाई करते हैं। तो पहला मेथड लिखिए, डायलिसिस। आगे भी एक बार और आएगा। पहला है डायलिसिस, DIALYS, डायलिसिस। देखिए डायलिसिस में हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक डायलिसिस बैग है, वो मतलब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का बना हुआ ये है, सेमी परमेबल या फिर जो है इस टाइप की मेम्ब्रेन है। सेमी परमेबल भी, मतलब सेमी परमेबल हमेशा उसको बोला जाता है जो कुछ को निकलने दे कुछ को रोक ले, उसे सेमी परमेबल भी बोलते हैं, है ना। तो ये इस तरीके का एक ये मेम्ब्रेन का बैग है जिसमें कि सोल पार्टिकल तो अंदर रुक जाएंगे लेकिन जो आयन्स है उसमें भी निकल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे देखिए, ये आपके छोटे छोटे इसमें होल वैसे बना देता हूँ मैं, सिंबॉलिक है ये, ऐसा दिखने का नहीं है ऐसे। तो ये बड़े बड़े इसमें पार्टिकल हैं, ये तो सोल पार्टिकल हैं, ये तो आपके वहीं रुक जाएंगे। और मान लो उसमें आयन्स हैं, ये आपके मान लो ये आयन्स ही हैं ये, तो ये आपके इसमें से बाहर निकल जाएंगे, है ना। डायलिसिस बैग को हमने ऐसे लटकाया हुआ है, ये आपके बाहर निकल जाएंगे इसमें से। ठीक है, ये आपके बाहर निकल गए। सोल पार्टिकल वहीं पर रह गए।
यहाँ पे कंटिन्यूस इसमें पानी भरा हुआ है, ये पानी जो है वाटर इसमें से ये चलता रहता है। अंदर भी तो वापस भी तो जा सके हैं, अंदर से बाहर आए तो बाहर से अंदर भी तो जा सके हैं। तो एक बार बाहर निकले तो पानी के थ्रू उन्हें बहा दो, ठीक है। ये आपका यहाँ से पानी ऐसे निकल रहा है, ठीक है। सिंपल सा मेथड है ये। ऐसे हम जो है इसको सेपरेट कर लेते हैं, ठीक। नहीं देखिए इसमें इट इज ए प्रोसेस ऑफ रिमूविंग, इट इज ए प्रोसेस डायलिसिस में है ना, इट इज ए प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ए dissolved substance from colloidal solution by means of diffusion through a suitable membrane, full stop, so diffusion through a suitable membrane। जैसे कंटेनर में छोटे से होल में से गैस डिफ्यूज हो जाती है, full stop। since particles ब्रैकेट में लिखिए ions or smaller molecules bracket close in a true solution can pass through animal membrane ब्रैकेट में लीजिए ब्लैडर, एनिमल मेम्ब्रेन ब्रैकेट में लिखिए ब्लैडर, और पार्चमेंट पेपर और सेलोफेन शीट but not the colloidal particles, comma the membrane can be used for dialysis। Stop। The apparatus used for this purpose is called dialyzer, DIALYSER। 6:15 बजे छोड़ना भाई, हैं 6:15 बज गए। आज इतनी ही क्लास है क्योंकि इनका बोर्ड का एग्ज़ाम है ना, तो